What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलो फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज 27 नवंबर है और सैटरडे है। डिस्कशन काफी शानदार रहने वाला है। दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहले 4 एडिटोरियल डिस्कस करूंगा बहुत शानदार वाले, उसके बाद में फिर न्यूज एनालिसिस सुनकर आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे। और एडिटोरियल के अंदर कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो कि आप लोगों को पर्सनल लाइफ में काफी फायदा पहुंचाने वाले हैं। जैसे अभी एक रिपोर्ट निकल कर आई, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, तो उसमें एक काफी इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि आज की डेट में हमारे देश में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर कोई प्रेग्नेंट महिला जाती है अपना जो बेसिकली डिलीवरी के लिए उसमें, और या फिर प्राइवेट में जाती है, तो सबसे ज्यादा जो सी सेक्शन यानी कि एक तरीके से आप ना कि ऑपरेशन के थ्रू जो बच्चे कराए जाते हैं, तो प्राइवेट वाले सारे मैक्सिमम जो भी है जितने भी सारे के सारे प्राइवेट वाले हैं वो कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन से बच्चा पैदा करें। ये अभी सामने रिपोर्ट में भी खुलकर आ गया है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और बहुत कुछ उस सर्वे के अंदर आप लोगों को जानने को मिलेगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, एक बच्चे के द्वारा पूछा गया जो पर्सनली काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगा और आप लोगों को भी जानकर उसको काफी अच्छा लगेगा। कि जैसे कि अभी हमारी कंट्री में फार्मर के जो बिल अभी लाए गए थे, बेसिकली फार्मर का जो एक्ट लाया गया, उसके बाद में वो फिर यहां पर उसको रिपील करने की बात की गई कि अगर गवर्नमेंट जो है उसको पास नहीं करा पाई रिपील को, यानी कि एक तरीके से रिपील कराने में गवर्नमेंट फेल हो गई, तो फिर इसका क्या मतलब होगा? यानी कि गवर्नमेंट पास ही नहीं करा पाई उसको, तो इसका क्या मतलब है? जब तक वो आर्टिकल डिस्कस करूं मैं, अगर आप लोग उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रखते हैं या फिर आप लोगों ने पॉलिटी की वीडियो सुनी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। आप लोग इसको अच्छे से एक तरीके से फिर आर्टिकल के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसी के साथ में पहले हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोग को डिस्कस करनी है और उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आर्टिकल जो है जैसे मैंने बोला काफी प्यारे और काफी शानदार रहने वाले हैं, और डेट है यहाँ पर 27 कर लेना इसको, ये गलती से 26 रह गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बेसिकली अभी मैं आप लोगों से पहले आर्टिकल देखता हूं, उसके बाद में फिर मैं आप लोगों से कई सारी बातें करूंगा, एक एक कर नजर डालते हैं कई सारे मुद्दों के ऊपर। ये आर्टिकल काफी शानदार डिटेल में डिस्कस करूंगा आज के बाद में। आप लोगों को नरेगा या फिर आप लोग जिसको एमजी नरेगा बोलते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये स्कीम कहां से निकल कर आई, क्या क्या इसके अंदर दिक्कत चल रही है, क्यों इंप्लीमेंट नहीं की जा रही है, किस राज्य में इतने सारे लोगों को जॉब की जरूरत क्यों पड़ गई। तो हर तरीके से, चाहे आप लोग यूपीएससी की तैयारी करें चाहे किसी भी एग्जाम की, ऐसी स्कीम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और एग्जाम तो दूर की बात है, आप लोग जिस एरिया में रहते हैं वहां पर भी लोग जो है कोई ना कोई इस स्कीम में काम करता हुआ नजर आएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे ग्राउंड लेवल पर भी। ये आर्टिकल जो है ये बात करें नेशनल फैमिली जो अभी हेल्थ सर्वे प्रस्तुत किया गया उसके बारे में, तो इसके बारे में जानेंगे। तो यहां पर जो नीचे जाकर इनके द्वारा बेसिकली यहां पर बोला गया कि किस तरीके से दिक्कतें देखने को मिल रही है देश के अंदर में, जब हम लोग बात करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सी सेक्शन जो सर्जरी की जाती है, जब डिलीवरी की बात आती है पैसा कमाने के लिए, तो ये खुद एक सर्वे ने बताया जो कि प्रस्तुत यहां पर किया गया, गवर्नमेंट का सर्वे आप लोग बोल सकते हैं। ये आर्टिकल एक काफी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। वैसे तो बोले तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सभी जानते होंगे, वर्गीस कुरियन जी के बारे में बात की गई है। उनकी जो 26 नवंबर को अभी ये 100वीं बर्थ एनिवर्सरी उनकी सेलिब्रेट की गई, यानी कि पूरे 100 साल उनको कंप्लीट हो चुके हैं। तो कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी जिसको 100 साल कंप्लीट हो गए हैं, 100वां जन्मदिन, कुछ ऐसी अगर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। और इन्होंने तो सोसाइटी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया कि कोई बोल भी नहीं सकता एक तरीके से कि हाँ कोई किसी तरीके से कि क्या बंदा जो करके गया सोसाइटी के लिए। तो वो वाली बातें जानेंगे, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। जीएसटी के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, कई सारी बातें जो जीएसटी के बारे में कंफ्यूजन रहता है सारे दूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से डिस्कशन हमारा चलने वाला है। पर लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से बोला था उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आप लोगों से करूंगा यहां पर। और हाँ, मैंने आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन पूछे बहुत शानदार आंसर दिए गए, कई सारे बच्चों के द्वारा दिल खुश कर दिया यार आप लोगों ने। मतलब मजा आता है जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना और आप लोग उनके आंसर देते हैं, तो फिर मेरा मन करता है कि और भी ज्यादा आप लोगों को पढ़ाऊं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन के आंसर दिया करो, मतलब नहीं कि सामने वाले का मन करने लगे कि हाँ यार सामने वाला कितने अच्छे से इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहा है, तो इसलिए अच्छा लगता है। एक क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों से यही पूछा था कि हमारी कंट्री में जो भी फार्म लॉ है उनको रिपील करने की बात की जा रही है, तो ये किस आर्टिकल के थ्रू रिपील किया जा रहा है? तो आर्टिकल है यहां पर 245, तो ये आर्टिकल याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर जो पूछा गया वो ये था कि कल को चलकर हम लोग पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे अपने फार्म लॉ। अब यहां पर ये फार्म लॉ जैसे ही पार्लियामेंट में जाएंगे, किसानों के जो विधेयक थे जो तीनों के तीनों, अब इनको रिपील करना है यानी कि हटाना है। अब जब इनको हटाने की बात की जा रही है तो बिल्कुल प्रोसीजर वही सिस्टम फॉलो किया जाएगा जिस सिस्टम से बिल पास किए गए थे, यानी कि पहले एक पर्टिकुलर लोकसभा या फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास में, तो वहां पर सहमति होनी पड़ेगी दोनों जगह, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तो फिर जाकर ये हटेगा। ये पूरा सिस्टम देखने को मिला। पर सोचो अगर पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट जो है वो इसको रिपील नहीं करा पाई तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यार सीधा सीधा ये है
और ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है आप लोगों से, इंटरव्यू में पूछ ले आप लोगों से क्वेश्चन, इतना प्यारा क्वेश्चन है ये। इसका सीधा सीधा मतलब ये कि गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी में ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट अगर मेजोरिटी में नहीं है, बिल पास ही नहीं करा पाई है, तो फिर गवर्नमेंट का मतलब ही क्या रह गया। तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन यहां पर लेकर आई जा सकती है गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर गवर्नमेंट बिल पास नहीं करा पा रही है। आखिर गवर्नमेंट खुद बिल प्रस्तुत करके खुद उसको पास नहीं करा पा रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास में फुल मेजोरिटी नहीं है, गवर्नमेंट पावर में ही नहीं है। तो ये मुद्दा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल कर आता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। अभी मैंने आप लोगों से जो हमारी नैनो मैगजीन वाली वीडियो आती है उसमें एक क्वेश्चन मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, हमारे देश में फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो किस इंसान के द्वारा लेकर आई गई थी, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहां पर ये देना है कि वो किस पर्टिकुलर टाइम पर लाई गई थी, यानी किस रीजन की वजह से यहां पर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई गई थी। तो ये मैंने आप लोगों से यहां पर डिस्कस किया था डिटेल में, टेंशन मत लेना, कल फिर इसका डिटेल में आप लोगों को आंसर एक्सप्लेन कर दूंगा जब इन क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तब तक आप लोग इनको एक्सप्लेन करिए, तब तक आप लोग जाकर थोड़ी सी मगजमारी करिए इनमें, ताकि आप लोग चीजों को लंबे समय तक याद रख पाए। तो ये है, काफी डिटेल में जानेंगे। और इसी के साथ में जो आप लोगों का आज सैटरडे को आप लोगों को ऐसे रहता है डेली, हर सैटरडे को, तो ऐसे जरूर लिखेगा, ऐसे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, तो आप लोग जाकर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में, और हाँ ये तो बात रहेगी आप लोग काफी अच्छा लगा यार, अभी एक बच्चे के द्वारा बेसिकली मुझे बताया गया, कल मैं जब नैनो रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे पास में मिला है कि सर देखो हमारा परिवार जो है वो 9 लाख का हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दिल से बधाई कि आप लोगों का जो ये परिवार है ये अब पूरे 9 लाख मेंबर इसमें जुड़ चुके हैं। बहुत बड़े मेंबर होते हैं यार। अगर एक पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात करें, आप लोगों को देखने को मिला कुछ हजारों बच्चे पढ़ते हैं, हमारे स्कूल में 9 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं आज की डेट में। समझ रहे हैं आप लोग? सोचिए अगर 9 के 9 लाख बच्चों को अगर मैं साथ में लेके चलूं और हर एक बच्चे को बोलूं कि यार आप लोगों को अपने अपने एरिया में एक एक पेड़ लगाना है, तो 9 लाख पेड़ हम लोग एक झटके में लगा देंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आप लोग को एक एक बच्चे को मिलकर पढ़ाना है, तो 9 लाख बच्चों को हम लोग जरा सी देर में पढ़ा सकते हैं। 9 को मैं पढ़ा रहा हूं और आप 9 को और पढ़ा, तो 18 लाख बच्चों को हम लोग पढ़ा पाएंगे झटके में। अगर मैं कुछ इसी तरीके से बोलूं कि जो भी किताबें आप लोगों ने अपनी पढ़ी है वो उन बच्चों को दे देना जिनको रिक्वायरमेंट है, तो कितने सारे 9 लाख और बच्चों को हम लोग किताबें प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग जो कपड़े पहनते हैं, जो आप लोग के छोटे हो चुके हैं कपड़े, घर में आप लोग के बेकार पड़े हुए हैं, उनको किसी जरूरतमंद को दे देना। सर्दियों के कपड़े भी होते हैं कई सारे ऐसे, तो कितने सारे बच्चों को, कितने सारे लोगों को हम लोग एकदम हेल्प कर सकते हैं। तो यार ये होती है यूनिटी की पावर। तो इस तरीके से मिलजुल कर रहिए एक दूसरे के साथ में, और जहां पर जरूरत पड़े वहां पर एक दूसरे के साथ में खड़े रहिए। यही तो है यार वो चीज जो बेसिकली मतलब एक मन था कि हाँ कुछ ऐसी चीज की जाए, ठीक है। तो वो लगता है कि हाँ सही डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं, और यही एक रीजन रहता है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है अपने काम को करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा जब से मैंने लेक्चर अपलोड करने स्टार्ट किए हैं, यहाँ पर 28 नवंबर यानी कि कल वो दिन था जब फर्स्ट लेक्चर मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया था, और आज खड़े हुए पूरे 5 साल आप लोग कंप्लीट हो जाएंगे मेरे साथ में जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। एक भी दिन आप लोगों का लेक्चर जो है वो मिस नहीं हुआ है, कंटिन्यूअसली आप लोगों का लेक्चर चलता हुआ है, ठीक है। तो ये अपने ही आप में एक मुझे मोटिवेट करने वाली बात लगती है कि अपने ही आप में अंदर से फीलिंग आती है कि यार इतना बड़ा एक जो दौर चला है यहाँ पर, ये जिसमें कई जगह बीमारी भी हुई, कई जगह और भी दिक्कतें निकल कर आई, मेरे हाथ में चोट लगी, मतलब उस टाइम पर भी मतलब बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो मैं हमेशा संजोए रखता हूँ। मुझे याद आती है तो मतलब अंदर से खुश होता हूँ कई बार उनको याद कर करके। तो आप लोगों से आज एक गुजारिश है कि किसी न किसी इंसान की अगर आप लोगों को लगे कि आप लोग हेल्प कर सकते हैं तो उसकी हेल्प जरूर कीजिएगा। यही आप लोगों का ध्येय होना चाहिए, और इससे ज्यादा खुशी किसी को नहीं मिलेगी। यार जिंदगी में कितने पैसे कमा लोगे ना आप लोग, पर लेकिन ये जो खुशी आप लोगों को मिलेगी इस चीज से, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि ये आप लोगों को अंदर से सेटिस्फेक्शन देगी। जब इंसान लास्ट सांस ले रहा होता है ना जिंदगी की, वो पैसे, वो सारी दुनिया, सब चीजें छूट जाती हैं। उसको बस ये चीजें रहती है कि क्या मैंने अपनी जिंदगी उस तरीके से जी है जिस तरीके से मैं जीने आया था या आई थी। तो वो चीजें हमेशा ध्यान रखिए, जिंदगी में कभी भी आप लोग रिग्रेट नहीं करोगे अपनी लाइफ पे अगर किसी की हेल्प करते हुए अपनी जिंदगी को जियोगे। तो कोई ये कोशिश हमेशा करना। तो ये है, और एक छोटी सी और आज आप लोगों को गुजारिश है, अपना मुंह मीठा कर लीजिएगा, अपना भी और अपने परिवार का। जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, गुड़ खा सकते हैं आप लोग, जो आप लोग अच्छा लगे तो खीर खा सकते हैं, हलवा खा सकते हैं, मतलब किसी को कुछ और पसंद है। कोई एक बच्चे ने बोला सर मैंने सेंटर फ्रेश खा लिया, चॉकलेट खा ली। तो जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे अपना मुंह जरूर मीठा कीजिएगा, ठीक है। तो यह है छोटी सी एक बात, तो फिर से आप सभी लोगों को बताई। बाकी जो एस्से में आप लोगों को दूंगा वो आप लोग देख लेना, यहाँ पर टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगा, उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। डेली 2 क्वेश्चन देता हूँ, एक तो पुराना यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आप लोगों को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है, तो इनको जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। यार कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, अटेम्प्ट करो, लिखोगे तो ही आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये चीजें इस पैटर्न में लेकर आप लोग चलिए अच्छे से, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं।
आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन यहाँ पर जो यूपीएससी 2016 में पूछा गया, इसको भी वीडियो के एंड में, इसको नेक्स्ट डे आंसर बताऊंगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को जो कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दूंगा। स्वदेशी और बाइकआउट के बारे में मैंने पूछा था, तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है स्वदेशी और बाइकआउट के बारे में कि बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारे देश में ये मेथड कब यूज किया गया था। बात की गई यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पर, होम रूल मूवमेंट के टाइम पर, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम पर, इसी के साथ में जब साइमन कमीशन ने विजिट किया था इंडिया में। आप लोगों से इस क्वेश्चन तो देखिए आप लोगों से पूछा ये मैंने, इसके साथ में आप लोगों को क्या बताना है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, होम रूल मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया, और ये जो साइमन साहब हैं जो कि यहां पर कंप्लीट व्हाइट कमीशन इसको बोला जाता था, ये इंडिया में कब आया। कई बार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी क्रोनोलॉजी लिखने के लिए आ जाती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दोनों ही चीजें चाहिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर चाहिए और इसके साथ में ईयर भी मुझे चाहिए, तो इसको इस तरीके से अटेम्प्ट आप लोगों को करना है, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास में हो जाएगी, लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओगे, तो इस तरीके से पैटर्न में आप लोग इसको लेके चलिएगा। ओके, आइए अब आगे चलते हैं, एक एक आर्टिकल देखेंगे, पर सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने जो आर्टिकल लेकर आने वाला हूं वो आर्टिकल एक छोटा सा आर्टिकल, इसके बारे में पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाँ क्या चल रहा है। अभी हमारे देश में एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनके द्वारा एक रिवॉल्यूशन चलाया गया, जिसको आप लोगों ने व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन दूध के फील्ड में हमारा देश कहीं ना कहीं ऐसे था कि बहुत सारे जानवर है हमारे देश में, पर लेकिन हम लोग आज की डेट में भी उस पर्टिकुलर स्टेज पर नहीं पहुंचे थे कि हम लोग बोल सके कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं। सेल्फ सफिशिएंट मतलब कि हम लोग इतना दूध है हमारे पास में कि हम लोग अपने जो जनता है, अपने जो लोग हैं उनको दूध प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो ये मुहिम चलाई गई एक ऐसे इंजीनियर ने देखिए इंटरेस्टिंग चीज लगी, यहां पर भी इंजीनियर आ गया। देखिए हुआ क्या, बेसिकली इनका जो फील्ड था वो था मेटलर्जी, यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा एक कैसे एरिया से निकलकर कहां कहां इंसान पहुंच जाते हैं। तो कभी भी अपने आप को बांधिए मत एक एरिया में कि आप लोगों को लगे यार ये जो एरिया मैंने किया बस यही मेरा एरिया है, किसी दूसरे एरिया में जाकर आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो एरिया था, मतलब जो जिससे पढ़ के ये आए थे, इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन वगैरह जो किया था वो था इनका जो इंटरेस्ट एरिया वो था यहाँ पर मेटलर्जी, ठीक है। पर लेकिन मूव हो गए एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तो कहाँ मेटलर्जी और कहाँ एग्रीकल्चर आप लोग समझ सकते हैं। तो केरला से निकल कर आए, पहुंचे कहां पर, ये पहुंचे गुजरात में। गुजरात में क्यों पहुंचे, क्योंकि वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो थी वो कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक लेवल पर रोल प्ले कर रही थी। देखिए तीन चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, एक तो होती है प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनी क्या करती है, वो हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में बात करती है कि मतलब कि प्रॉफिट मिलना चाहिए, चाहे सामने वाले की हड्डियों में से खून चूस लो, पर अपना प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलेंगे प्राइवेट कंपनी में, जैसे टाटा टाइप में, ठीक है। तो टाटा जो है वो हमेशा देश के हित में खड़े मिलते हैं, हमेशा जब भी देश को दिक्कत आती है। तो उन कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल उस कंपनी की बात कर रहा हूं जो अपने प्रॉफिट के लिए सामने वाले को किसी भी हद तक बर्बाद कर सकती है। एक तो ये एंटिटी होती है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा होते हैं गवर्नमेंट के जो पीएसयूज होते हैं वो मैक्सिमम काम करते हैं गवर्नमेंट, जो बेसिकली लोगों को वेलफेयर के लिए, जब तक उनसे काम चलता है तो वो होते हैं गवर्नमेंट के वेलफेयर के लिए। पर लेकिन इनके द्वारा बोला गया मुझे सबसे ज्यादा फोकस करना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, ये बिल्कुल ऐसी होती है कि सब मिलकर काम करेंगे। एक कोई कोऑपरेटिव बैंक बना दिया, सबने मिलकर उसके अंदर पैसे रख दिए, ठीक है, जिसको रिक्वायरमेंट पड़ी उसने पैसा निकाल लिया। तो एक तरीके से ये एक ऐसा समूह, एक ऐसा संगठन हो जाता है जिसमें प्रॉफिट जो होता है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ना कि एक पर्टिकुलर इंसान के पास में प्रॉफिट जाता है। तो ये होती है कोऑपरेटिव्स का फंडा। तो प्राइवेट में जाने से तो इन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि प्राइवेट वाले जो है वो हमेशा लोगों के खून चूसते हैं, प्रॉफिट के ऊपर काम करते हैं। गवर्नमेंट में इनको इसलिए मना कर दिया गवर्नमेंट वाले फंडे पर जाने से कि हाँ इसको कोई गवर्नमेंट का पीएसयू बना जाए, क्योंकि गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेटिक जो ऑर्डर होता है इनको ये लगता था कि वो उस लेवल पर काम नहीं कर पाता है जिस लेवल पर रिक्वायरमेंट है सोसाइटी को। तो कोऑपरेटिव मॉडल वाला मॉडल जो है वो इन्होंने अख्तियार किया। तो कोऑपरेटिव वाले मॉडल से इनको फायदा क्या हुआ, उसे ये फायदा हुआ कि आज की डेट में अगर आप लोग जाकर इसको देखेंगे, बेसिकली जिस तरीके से यहां पर काम किया जा रहा है इस फील्ड में, तो यहां पर ये जो रिवॉल्यूशन लेकर आया गया, इससे आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर महिलाएं इसके साथ में कनेक्टेड है। बहुत सारी महिला जो है हजारों रुपए कमा रही हैं, जो घर पर रहती थी, बेसिकली बाहर नहीं निकल पाती थी, वो भी आज की डेट में अपना लालन पालन कर रही है। किसकी वजह से, ये डेयरी का जो व्यापार चला, तो ये दुग्ध का जो व्यापार इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। तो ये काफी बड़ा एक ऐसा एरिया बोल सकते हैं जिसको आप लोग हमारे देश में खासकर ग्राउंड लेवल पर इसके द्वारा काफी ह्यूज इंपैक्ट डाला गया। तो इसलिए इन्होंने कोऑपरेटिव वाला फंडा जो है वो फॉलो करना स्टार्ट किया। तो पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को ये पता होना चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो इनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है, 100 साल पूरे हो रहे हैं तो याद रखिएगा एक तरीके से। तो आज की डेट में जो अमूल है वो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो रमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला था इनको 1963 में, पद्मश्री मिला था 1965 में, 1965 में, इसी के साथ में पद्म भूषण मिला था इनको 1966 में, और पद्म विभूषण मिला था 1999 में। कई बार इनके लिए बात की जाती है कि भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसी पर्सनैलिटी है। आप लोगों की क्या राय है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं मिलना चाहिए यस या फिर नो, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोग देखिए यस या फिर नो में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि यस या फिर नो में ही आप लोग को बताना है, आप लोग उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है लिखने की प्रैक्टिस करनी है। शर्माओ मत यार,
मत शर्माया करो, किसी सब आपके जैसे ही है, ठीक है। तो इसलिए मुझे नहीं शर्माना है। तो फादर ऑफ जो व्हाइट रिवॉल्यूशन थे वो इन्हीं को बोला जाता है अपने देश के अंदर में। आनंद जो दूध का पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है, अमूल जो डेयरी देखने को मिलती है, वो इन्हीं के द्वारा देश के अंदर लाया गया। तो ऑपरेशन फ्लड जी आप लोग बोलते हैं, जिसको व्हाइट रिवॉल्यूशन जो बोलते हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो यहीं से स्टार्ट की गई। नेशनल मिल्क डे इसलिए हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोग इनके बारे में पता होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए सबसे बड़ी बात ये लगेगी, अपने एक ऐसे एरिया से निकल कर आए और दूसरे एरिया में जाकर इन्होंने जो काम किया तो वो एप्रिशिएट करने लायक काम था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों से इनके बारे में पूछा जाता है, हालांकि ये मुझे एकदम याद आ गया, ये मैं जब एमसीक्यू की सीरीज आप लोगों के लिए लेके आया करता था उस टाइम पर मैंने 2020 में, ये शायद आई थिंक अक्टूबर नवंबर में कभी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था आप लोगों से, मतलब नवंबर के महीने में किया था आई थिंक 2020 में। तो यहां पर क्यों नहीं, नंबर में ही यहां पर इनका बर्थडे आता है। तो बात थी, यहां पर बात की जा रही है कि यहां पर आई टू हैड ए ड्रीम, यानी कि ये किताब इनके द्वारा लिखी गई थी कि मुझे भी एक सपना आया, तो जिसके बेस पर ये काम करना चाह रहे थे। तो उसके चलते ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये क्वेश्चन था। तो ये है वर्गीस कुरियन साहब के द्वारा ये किताब है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो इसके बारे में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई इंपोर्टेंट किताबें हैं जिनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक किताब है, इनसे रिलेटेड है। अब मैं आप लोगों से जो बात करूंगा इस आर्टिकल में, कुछ इंपोर्टेंट बातें यहां पर बोली गई हैं। वो बातें क्या है, सबसे पहले अगर आप लोगों से पूछे हमारे देश में सबसे ज्यादा जो दूध प्रोड्यूस करने वाला राज्य कौन सा है, तो यह है उत्तर प्रदेश। तो पहले नंबर पर है यहां पर। इसी के साथ में दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस तरीके से पैटर्न आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो यहां पर और कई सारे राज्य आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। तो दूध के फील्ड में हमारी कंट्री में जो डेयरी वाला पैटर्न स्टार्ट किया गया वो वर्गीस कुरियन साहब के द्वारा स्टार्ट किया गया। अब ऐसा ही पैटर्न एग्रीकल्चर में अगर दूसरे एरिया में भी हम लोग लेकर चले तो कैसा रहेगा, तो यही इनके द्वारा बोला गया। ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोला जा रहा है मिल्क इज ए यूनिक क्रॉप दैट फार्मर हार्वेस्ट डेली, यानी कि एक तरीके से आप लोग देखते हैं कि फार्मर जो है वो डेली हार्वेस्ट करते हैं इसको, यानी कि डेली काटते हैं। एक ऐसी फसल है, आप लोगों ने देखा होगा दूध निकाला जाता है मॉर्निंग में और फिर उसको बेसिकली जो घर में यूज करना होता है उतना, फिर बाकी का हम लोग क्या करते हैं वो हम लोग दे देते हैं जो कि दूधिया को, ठीक है। तो ये जो दूधिया को दूध जाता है फिर वही वहां पर हमारे देश के कोनों कोनों में दूध पहुंचता है, खासकर सिटीज में जो लोग रहते हैं वहीं से ही उनके पास में ये दूध पहुंचता है। तो इसलिए फार्मर जो है डेली मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 बार ये क्रॉप जो है काटता है, 2 बार ये फसल। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट फसल है। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये एक अनूठी पहल इनके द्वारा यहाँ पर ये चलाई गई थी इसके फील्ड में, तो ये पहल क्यों ना हम लोग एग्रीकल्चर के दूसरे सेक्टर में भी चलाएं। तो यही बात यहां पर बोलने की कोशिश इनके द्वारा की गई, राइटर के द्वारा बोला गया कि अमूल की जो सक्सेस है वो हम लोगों ने काफी शानदार तरीके से देखी, पर लेकिन अगर सिमिलर मूवमेंट हम लोग एग्रीकल्चर की जो दूसरी कमोडिटी में चलाएं तो कैसा रहेगा। तो जो किसानों की हम लोग इनकम डबल करने की बात करें 2022 तक, बड़ी आसानी से उस इनकम को भी हम लोग डबल कर पाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी दूध के फील्ड में चल रहा है, ऐसे ही कई सारे हम लोग चला सकते हैं, जैसे गेहूं के फील्ड में हम लोगों ने चलाए कई सारे, ठीक है। ऑयल सीड के फील्ड हो गए। तो ये इतनी सारी चीजें हैं कि जितने भी कृषि की जो प्रोडक्ट जो कमोडिटी होती है जो खेतों से निकल कर आती है, उसमें हम लोग हर एक एरिया में ऐसा रिवॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं। और अगर ऐसा रिवॉल्यूशन हर एक एरिया में लेकर आए तो क्या आप लोगों को लगता नहीं है कि हमारे देश में जो किसान है वो सुसाइड नहीं करेंगे। तो यही इनके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में हम लोग 75वीं सालगिरह अपनी सेलिब्रेट करने वाले हैं आजादी की, फिर भी हमारे देश में जो किसान है वो सुसाइड कर रहे हैं। वो किसान सुसाइड कर रहा है जो हर एक इंसान की थाली में खाना पहुंचाता है, वो किसान सुसाइड कर रहा है जो हर एक इंसान को दूध पिलाता है, वो किसान सुसाइड कर रहा है जिसकी वजह से हर एक बच्चा आज की डेट में, यानी एक तरीके से हर एक जच्चा बच्चा, माँ, हर एक इंसान जो कहीं पर हो, हर एक मजदूर, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई एक रिक्शा चलाने वाला हो, हर एक इंसान का पेट पालन करने वाला इंसान सुसाइड कर रहा है। तो वो सही नहीं है। तो गांधीयन मॉडल फॉलो करने की बात की गई इस आर्टिकल में कि क्यों ना आज की डेट में हम लोग गांव के ऊपर फोकस करें। हमारे देश में जितने भी गांव हैं उन गांव के ऊपर हम लोग उनको सशक्त बनाएं ताकि हमारा देश जो है वो आगे निकल कर चले। तो ये जरूरी पैटर्न आप लोगों को फॉलो करना चाहिए और महात्मा गांधी जी का भी यही पैटर्न था। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछूं, चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जिससे पंचायती राज सिस्टम निकाल कर लेकर हम लोग आए। तो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, उस आर्टिकल का नंबर आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट है। उसी से लेकर हम लोगों ने 73rd जो और इसी के साथ में 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे देश में निकल कर आए 1992 में, तो वहीं से हम लोगों ने निकाल कर लेकर आए, जिसके बेस पर हम लोगों ने पंचायत और म्युनिसिपैलिटी इंप्लीमेंट करी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से बन जाता है। तो ये कई सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप लोग कुछ समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैं तो ये बोलूंगा इनके बारे में समझने और लिखने तक मत रुकिएगा। ये वो चीजें हैं कि आप लोग सोचिए कि आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं देश के अंदर में, किसी ऐसे सेक्टर में आप लोग वर्गीस कुरियन जैसा काम करके निकल जाए।
क्या कोई ऐसा आइडिया है? इतने सारे लोग, 9 लाख लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, क्या 9 लाख लोगों में से 9 भी इतने शानदार आइडिया नहीं निकल के आ सकते कि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? सोचो इसके बारे में। यही तो चीजें हैं जो आप लोगों को सोचनी है, करनी है। तो ये काम अगर करना स्टार्ट कर दिया तो फिर देखो देश को हम लोग कहां ले जा सकते हैं। तो तरीका है यार करने का, अगर करने पर आ गए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली काफी इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने डिटेल में आप लोगों को ये आर्टिकल डिस्कस किया। और सोचा करो किसी चीज के बारे में, तभी आप लोग अंदर से चीजें निकल कर आएंगे, वरना ऐसे ही रट फिरते फटते पढ़ते हुए निकल जाओगे तो कोई नहीं पूछेगा, पता नहीं कहां जिंदगी चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल जो आप लोगों से बात करूंगा ये है जीएसटी के बारे में। अरे हाँ, जीएसटी से एक बात और याद आ गई। जीएसटी से क्या मतलब, ऐसे याद आ गई मुझे, 28 नवंबर यानी कि कल का दिन, कल का दिन जो है, जो कई सारे जो स्टूडेंट हैं जो कि कोविड-19 की मार झेल चुके हैं, उनके द्वारा प्रोटेस्ट रखा गया जंतर मंतर पर, ताकि गवर्नमेंट जो है उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे सके। तो इसके चलते काफी सारे, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी, तो उसको जरूर सपोर्ट करना। अगर आप लोग कहीं भी आसपास में रहते हैं, जैसे खासकर दिल्ली के आसपास में जंतर मंतर पर आप लोग जा सकते हैं, तो जरूर जाइएगा, ठीक है। इससे देखिए आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं आज के डेट में जो गवर्नमेंट है इस तरीके के स्टेप उठा रही है, यहाँ पर बहुत सारे राज्य गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कई सारे मेल मेरे पास में आए कि सर इसके बारे में बातें कीजिए। तो ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि एक ऐसा एरिया है जब स्टूडेंट सारे मिलकर काम करेंगे एक दूसरे के साथ में, तो ही गवर्नमेंट इसको सुनेगी। क्योंकि एक ऐसी महामारी थी, किसी एक को नहीं हैम्पर किया इसने, बहुत सारे बच्चों ने अपने माँ बाप तक खोए यार इसमें। तो उनको अटेम्प्ट मिलना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो गए, उनको अटेम्प्ट मिलना चाहिए कि नहीं। और ये इस यूपीएससी की बात नहीं है, सारे एग्जाम्स में आप लोग इनको लेकर चल सकते हैं। तो एक दूसरे का साथ जरूर दीजिएगा, एक थोड़ा बहुत जितना भी आप लोगों से बन सके जरूर वहां पर जाइएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये कई सारे बच्चों ने बोला था इसको बोलने के लिए, तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक दूसरे का साथ दोगे तभी यार गवर्नमेंट सुनेगी। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी खुद बोला है कि आप लोग 15-20 आदमी बैठे हुए हैं, इससे क्या होगा, कम से कम लगे तो सही कि रियलिटी में रिक्वायरमेंट है 15-20 आदमी के बीच में थोड़ा ना यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला है खुद की कम से कम कुछ तो संख्या इकट्ठी करो। तो ये बिल्कुल किसानों ने देखो प्रोटेस्ट किया, उनको लग रहा था कि वो चीज नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने उस चीज को वापस करा दिया। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसे लेकर चल सकते हैं। तो अगर जंतर मंतर पर आप लोग जा सकते हैं तो जरूर जाइएगा। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, एक आसानी से अपनी मांग रखी गई है, एक डेमोक्रेटिक वे में, संवैधानिक बॉडी है हमारी यूपीएससी, उसके सामने जाकर कुछ ऐसा तो करना नहीं है, तो गवर्नमेंट से अपील करनी है एक तरीके से, ताकि वो हमारी मांगों को समझे, हमारी जेन्युइन मांग है। और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको बोला है कि ये एक काउंट करने लायक मुद्दा है, गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट भी आप लोगों के साथ में खड़ा है तो आप लोग जाकर यहां पर फिर अपनी बातें रख ही सकते हैं, ठीक है। कोई झड़प नहीं, कुछ नहीं, आसानी से शांति में जाइएगा और ये इसमें अपनी बातें रखने की कोशिश वहां पर करनी है बस, ताकि गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें थी, आई होप कि आप लोग समझोगे। जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, पहले तो आप लोग ये बताइए। अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं तो अगर अपने ही हकों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर क्या मतलब रह गया। तो आप लोगों को इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर जीएसटी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। अभी जीएसटी अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर देखें 2017 में आया था, और अभी हम लोग कहां खड़े हुए हैं, हम लोग खड़े हुए हैं 2021 में। तो पूरे 5 साल जीएसटी को अभी कंप्लीट हो रहे हैं, हो चुके हैं, मतलब 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, 5वां साल। तो यहां पर अभी बात करें तो जीएसटी का जो मुद्दा था ये इसलिए लाया गया था कि बहुत सारे टैक्स थे हमारे देश में जिनको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते थे। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो डायरेक्ट आप लोग गवर्नमेंट को पे नहीं करते हो, इनडायरेक्ट वे में आप लोग पे करते हो। तो उनको सबको एक जगह इकट्ठा करो और उनकी पोर्टली बनाओ, और यहां पर ये पोर्टली बेसिकली यहां पर गवर्नमेंट के पास में जाएगी, ना कि अलग अलग टैक्स जाएंगे। तो जो टैक्स की पोर्टली इकट्ठी की गई इनके द्वारा यहां पर, उसमें सारे मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्स इन्होंने इकट्ठे कर लिए। तो इसमें जब इनडायरेक्ट टैक्स इकट्ठे किए तो मुद्दा तो ये था पूरे देश में एक ही टैक्स का रेट लेकर आएंगे कि हाँ भाई साहब कुछ एक टैक्स रख देंगे, 12, 15, 16 जो भी सुटेबल लगेगा, और सब पर वही प्रोडक्ट पर टैक्स लगेगा। अब यहां पर दिक्कत ये बन गई, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पर टैक्स लग रहा है आज के डेट में 5% और किसी पर लग रहा है 35%। तो अगर हम लोगों ने 12 रख दिया फिर 10 रख दिया, तो 5 वाले को तो यहां पर अगर 5% टैक्स दे रहा था उसको तो यहां पर 5% और ज्यादा देना पड़ेगा, पर 35 वाले का तो सीधा सीधा 25% घट गया ना। इतना बड़ा एक तरीके से गिराव आ गया उस टैक्स के अंदर में। तो उसके चलते ये बोला गया यार अलग अलग रेट स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। तो अलग अलग रेट स्ट्रक्चर रख दी इन्होंने। तो इन्होंने कितनी रखी, एक तो 0 ही रखी, ठीक है, 0 पे आगे एक तो बिल्कुल 0 रेट स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक 5, एक 12, एक 18 और एक रखा 28। तो ये टैक्स स्ट्रक्चर रखी। अब 5 साल के बाद इनको लग रहा है कि जो कुछ स्ट्रक्चर है उसमें चेंज किया जा सकता है। जैसे 5 वाले को थोड़ा सा बढ़ा दो, इसको कर दो कितना, इसको कर दो 8, दूसरा यहां पर 12 और 18 को मिला दो, और यहां पर आप लोग क्या करो, मर्ज कर यहां पर इसको मर्ज करने के बाद में 15 की स्लैब पर लेकर आओ। तो यहां पर जिसके ऊपर 12 लग रहा है वो 15 3 बढ़ेगा, जिसके ऊपर 18 लग रहा है उसमें 3 घटेगा, 15 आ जाएगा। तो
तो यहां पर जो नुकसान देखने को मिलेगा वो भरपाई एक दूसरे से होगी। बाकी यहां पर कुछ नुकसान देखने को मिलेगा तो उसकी भरपाई यहां पर भी होगी कि कहीं ना कहीं 5 का 8 कर दिया। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर 28 है, 28 को बढ़ाकर यहां पर 30 करने की बात की जा रही है, जिसके चलते यहां पर 28 उसमें आता है खासकर एक तरीके से डीमेरिट गुड्स आते हैं। एक तो बहुत महंगे सामान जो कि लग्जरी वाले सामान होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों ने कोई गाड़ी खरीद ली एक 10-12 लाख तक की, समझ में आता है 15 लाख तक की खरीद ली, पर अगर आप लोग गाड़ी खरीदते हैं 6 करोड़ की, 5 करोड़ की, आप लोग 10 करोड़ की गाड़ी खरीद रहे हैं, तो फिर तो ये एक बहुत ऐसा आइटम आ गया, एक ऐसी कैटेगरी का आइटम आ गया कि एक नॉर्मल इंसान की ये समझ उससे बाहर है। तो एक इंसान जो है इतना ह्यूज मनी है उसके पास में कि वो गाड़ी खरीद रहा है, तो फिर उसके ऊपर एक टैक्स लेना चाहिए ताकि उस टैक्स का जो मनी है वो यूज किया जा सके जनता के वेलफेयर के लिए। तो इसलिए यहां पर ये सारा सिस्टम अभी तैयार किया गया है। तो इसी के बारे में यहां पर पूरा आर्टिकल ये आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो न्यूज में क्या आया वो समझिए, एक इंस्टीट्यूशन के बारे में क्वेश्चन बन सकता है वो समझिए। अभी गवर्नमेंट के द्वारा रेशनलाइज करने की बात की गई जीएसटी को। जीएसटी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसमें पहले 5, 12, 18, 28 और 0% का टैक्स लगता था। उसमें बोला है 8, 15 और 30 का टैक्स हम लोग को लगाना है। मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसके द्वारा यहां पर यह मुद्दा रखा गया है। तो यहां पर यह मुद्दा भी आगे लेकर कौन चला गया है? तो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होते हैं। तो इसको जो चेयर कर रहे हैं ये है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर आज की डेट में, जिनका नाम है बिस्वराज एस बोमई। तो ये यहां पर चेयर कर रहे हैं और इस मुद्दे को ये आगे लेकर जा रहे हैं कि टैक्स का रेशनलाइजेशन होना चाहिए। रेशनलाइजेशन मतलब और इफेक्टिव उनको बनाओ और अच्छे लेवल पर लेकर आओ, और ये स्टडी की गई यहां पर इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो इस इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। हमारे देश में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। ये पॉलिसी मेकिंग का काम करता है देश के अंदर में पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसको बहुत शानदार टाइम पर बनाया गया था। कौन सा था? ये था बेसिकली इमरजेंसी का टाइम। तो 1975 से लेकर 1977 तक हमारे देश में इमरजेंसी रही। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट को लगा कि कैसे चीजों को मैनेज करना है, तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया गया ताकि चीजों को मैनेज किया जा सके। तो ये जो जीएसटी हमारे देश में आया, इसने कई सारे मुद्दे आप लोगों के सामने रखे। पहले तो जीएसटी का थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बताता हूं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। हमारे देश में एक टास्क फोर्स बनाई गई जिसको बोलते हैं केलकर टास्क फोर्स। 2013 में केलकर टास्क फोर्स आई, इसके चलते जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया। और जीएसटी के अंदर वैट वगैरह भी आप लोगों का इंक्लूड हो गया। सेंट्रल के जो टैक्स थे, स्टेट के जो टैक्स थे, और इंटर स्टेट टैक्स थे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर जो टैक्स लगते थे, वो सारे इसके अंदर सब्ज्यूम कर लिए, सारे इसके अंदर इकट्ठे कर लिए। तो सबकी पोर्टली बनाकर जीएसटी का नाम दे दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो जीएसटी पोर्टली याद रख लीजिएगा, ओके। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर जो टैक्स स्ट्रक्चर लेकर आया गया, तो इसमें बोला गया कि इनडायरेक्ट टैक्स है यहां पर, तो स्टेट को भी इंपावर किया गया कि आप लोग कैसे लेकर चल रहे हैं, रोड मैप तैयार किया गया। और पहली बार जब इसको इंप्लीमेंट किया गया तो 115वां अमेंडमेंट बिल लेकर आए गए। पर लेकिन उस टाइम पर कई सारे राज्य भी सहमत नहीं थे और भी कई सारी दिक्कत थी, तो उसको पास नहीं करा पाए क्योंकि राज्यसभा जो है वो डिसोल्व हो गई। तो फिर क्या आगे कैसे चला ये मुद्दा, उसको समझते हैं। आगे मुद्दा ऐसा चला, फिर एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आए जो था 122वां। अब ये हो गया फाइनल, 122वां बिल था। और जब एक्ट बना तो एक्ट बना यहां पर 101वां। तो 101 रुपए का कन्यादान कर दिया 2016 में, और फिर इसको इंप्लीमेंट कर दिया 2017 में। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेगा। इसलिए किस डे में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जीएसटी डे, पता है ना आप लोगों को? नहीं पता है तो मुझे बताइए, मुझे भी जानना है, ठीक है। मैंने पढ़ाया पहले, अब आप लोग मुझे पढ़ाइए और फिर कल इसका आप लोग आंसर पाइए, ठीक है। तो तब तक आप लोग देखिएगा इसको, जो क्वेश्चन पूछता हूं आंसर जरूर देने हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है यार कसम से जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बात करते हैं यहां पर सेंटर का जो जीएसटी है उसके बारे में बात करें, फिर स्टेट का जीएसटी है, और यहां पर इंटीग्रेटेड जीएसटी है। सीडीएस में इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, यानी कि जो तीनों स्ट्रक्चर है उनके बारे में पता होना चाहिए। एक तो सीजीएसटी बोलते हैं, एसजीएसटी बोलते हैं और आईजीएसटी बोलते हैं। तो ये तीनों जीएसटी यहां पर इकट्ठे किए गए, और अलग अलग जो भी टैक्स थे, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वो सेंटर के अंदर आ गया, वैट लग्जरी टैक्स हो गया स्टेट के अंदर आ गया, इंटर स्टेट टैक्स हो गया आईजीएसटी के अंदर आ गया। इसी के साथ में आईजीएसटी जो है बोला जा रहा है, इसमें ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों से हो सकता है। आईजीएसटी के हिसाब से नोट ए टैक्स बट ए सिस्टम टू कोऑर्डिनेट, एक तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में इंटीग्रेटेड हो गया ना, सेंटर और स्टेट के बीच में इंटीग्रेशन का काम कर रहा है आईजीएसटी, दो के बीच में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर 246A 246वां, ठीक है। ये क्या बात करता है? ये बात करता है, पावर देता है कि टैक्स देना है गुड्स और सर्विस के ऊपर, तो स्टेट को पावर देता है। यहां पर कौन सा आर्टिकल? ये है। और जीएसटी काउंसिल जो यहां पर आ गई वो कौन सा आर्टिकल है? ये 279A 279 जीएसटी काउंसिल बनाएगी। इसको चेयर कौन करते हैं? ये चेयर करते हैं इसको हमारी कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो बाकी के राज्य जो है वो अपने अपने मेंबर्स के लिए नॉमिनेट करते हैं। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये इसका ईच जो डिसीजन होता है वो 3/4 मेजोरिटी से पास किया जाएगा। और जो यहां पर यूनियन के पास में जो गवर्नमेंट है वो पावर जो है क्या हो गया? एक मिनट यार।
तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी सेंटर के पास में जो पावर है वो है 1/3 और स्टेट के पास में जो पावर है वो है 2/3। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कोरम कितना होना चाहिए यहां पर 50% मेंबर अवेलेबल होंगे तभी आगे काम बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं ना कि अगर कल को आप लोगों ने बेसिकली जो मैंने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, अगर कल को कम से कम 50 लोगों ने द्वारा आंसर दिए गए या फिर 500 लोगों के द्वारा आंसर किए हैं तो ही नेक्स्ट डे में क्वेश्चन पूछूंगा, वरना क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीका कोरम हो गया कि इतने मेंबर मुझे चाहिए कम से कम पार्टिसिपेट करने वाले। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। तो जिसके बारे में याद रखिए कोरम 50% है यहां पर इसके अंदर में। तो ये जीएसटी काउंसिल होती है, तो स्टेट को पावर दे रखी है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि फेडरल सिस्टम संघवाद के ढांचे का एक शानदार उदाहरण इसको बोला जाता है जीएसटी काउंसिल को। ठीक है, तो ये मुद्दा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा इसके अंदर में। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, कई सारी चीजें ऐसे हैं जैसे पेट्रोल, क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल या मोटर स्पीड डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन यानी कि हवाई जहाज का जो फ्यूल है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो इसलिए यहां पर अलग अलग राज्य के अंदर इनके प्राइस भी आप लोगों को अलग अलग देखने को कई बार मिल जाते हैं। तो ये तो हो गई इसके बारे में बातें। अब आप लोगों से कुछ अगर लिखने के लिए भी इसके अंदर पूछे जाए तो वो बातें मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में अगर बात करें तो ये क्या करेगा, तो देखिए कॉमन प्रोसीजर सबके सामने लेकर आएगा। ठीक है, जैसे कि आज के दिन में अगर बात करें रजिस्ट्रेशन करना है टैक्स पेयर को तो आराम से कर पाएंगे, उनको रिफंड होना है टैक्स उसके बारे में, यूनिफॉर्म टैक्स का एक स्ट्रक्चर रहेगा, कॉमन टैक्स का बेस रहेगा एक तरीके सबके लिए, क्लासिफाइड रहेगा गुड्स और सर्विस के तरीके से, और रिड्यूस करेगा करप्शन। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा आईटी का आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया था इसके अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये मुद्दा निकल कर आता है। अब जो एक और इंटरेस्टिंग बात आप लोग याद रखिएगा, ये बूस्ट करेगा सेकेंडरी सेक्टर को। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है पहले पता होना चाहिए आप लोग को। प्राइमरी सेक्टर होता है जो कि रॉ मटेरियल वाला, यानी कि जैसे फिशिंग आप लोग करते हैं, मतलब समुद्र में से जोड़ होता है, तालाब होता है, उसमें से मछली पकड़ कर लेकर आते हैं, किसान खेती करते हैं, गन्ना निकाल कर लेकर आ गए, रॉ मटेरियल आ गया। ठीक है, गन्ने को मिल में पहुंचा दिया, फिर उसका हम लोगों ने चीनी बना दी, चीनी को मार्केट में पहुंचा दिया, फिर लोगों तक पहुंच गई। तो ये पूरा सेक्टर ऐसे चलता है यहाँ पर। ये प्राइमरी से सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से फिर बना, फिर यहाँ पर सर्विस यानी कि मार्केट में प्रोवाइड करा दो। तो यहाँ पर कार फैक्ट्री हो गई, बेवरेजेस या फिर जो भी आप लोग जैसे आटे का जो मिल हो गया, तो ये सारी। फिर सर्विस में आता है बैंकिंग हो गई, रिटेल, रेस्टोरेंट, यानी खाना आप लोगों का मिल गया यहाँ पर, मैंने ये चीनी मिल गई, ठीक है, गेहूं मिल गया, आटा बन गया, तो रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाइए, तो सर्विस के फील्ड में फिर आ गया। टीचिंग भी एक तरीके की सर्विस होती है, सर्विस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, टीचिंग हो गई, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ये सारे टीचिंग सर्विस की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये टर्सरी सेक्टर के अंदर आते हैं। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर कोई भी ऐसा इंसान काम कर सकता है जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि मछली पकड़नी है, किसानी खेती करनी है या कहीं पर माइनिंग करनी है, तो इसलिए बोला जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें भी काफी हद तक ऐसे लोग काम कर सकते हैं जो ज्यादा एजुकेशन नहीं है। पर टर्सरी सेक्टर में जो काम करेगा वो मैक्सिमम आप लोगों को एक पढ़ा लिखा कुछ एक नॉलेज वाला पर्सन होगा, तभी दूसरों को वो सपोर्ट प्रोवाइड करा पाएगा। तो इसलिए जिस देश ने मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी सेक्टर तो खाली ही रहता है, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसका बढ़ गया वो देश जो है वो हमेशा आगे बढ़ता है। तो प्राइमरी सेक्टर से हमारी इकोनॉमी ने जो जंप किया था वो टर्सरी सेक्टर पर जंप किया था। इसीलिए अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लाया गया ताकि सेकेंडरी सेक्टर को भी इंप्रूव किया जा सके। और चाइना का सबसे शानदार है सेकेंडरी सेक्टर, इसलिए हर एक प्रोडक्ट मेड इन चाइना रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ में जो एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, जैसे जैसे सेकेंडरी सेक्टर बूस्ट होगी तो हमारे देश में एक एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, यानी कि बाहर हम लोग सामान बेच पाएंगे, तो देश में इंप्लॉयमेंट यानी कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी और फिर से हमारी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इससे सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा पॉवर्टी के ऊपर, यानी कि गरीबी मिटाएगा। तो गरीबी मिटाने का फंडा क्या होगा यहां पर, तो सीधा सीधा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो पहला का पहला ही है कि पॉवर्टी को खत्म करना है, तो उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। और अगर पॉवर्टी खत्म होगी तो भुखमरी खत्म होगी, भुखमरी खत्म होगी तो अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप लोग मुद्दों को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर देख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर हो गया। तो इसके चलते आप लोग यहां पर कुछ लिख भी सकते हैं। यहां पर ये एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर निकल कर आता है, वो है ट्रेड और इंडस्ट्री को कैसे फायदा पहुंचाएगा। जब टैक्स रिजीम जो आसान हो गया तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखने को मिलेगी, हमारे देश में लोग आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिड्यूस करेगा कई सारे जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उसके ऊपर काम करेगा, एलिमिनेट करेगा जो डबल टैक्स लगा करता था, एक ने लगा दिया फिर दूसरे का लग रहा है, एक तरीके से इफिशिएंसी बढ़ाएगा यहां पर। ठीक है, टैक्स की जो एक्सपोर्ट के ऊपर भी यहां पर कंपटीशन अच्छा होगा इंटरनेशनल मार्केट में, और ऑटोमेटेड प्रोसीजर है तो यहां पर करप्शन का जो मुद्दा है वो भी आप लोगों को खत्म होता हुआ नजर आएगा। यानी कि करप्शन अगर खत्म हो जाता है तो उसके चलते बहुत सारी चीजें तो वैसे ही बढ़ जाती हैं। तो ये पूरा मुद्दा यहां पर जीएसटी के बारे में आप लोगों को बताया। तो कोई कंफ्यूजन इसके बारे में नहीं रखना है, तो इसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर होगा तो बताइएगा, तो फिर मैं हूं ना, करंट अफेयर के लिए टेंशन मत लेना। ठीक है, इसकी गारंटी दे सकता हूं करंट अफेयर की। नहीं यकीन आता है तो पुराने क्वेश्चन पेपर देख लेना, 6 महीने मेरे से पढ़ लो एक बार, और 6 महीने के बाद में पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, तो बता देना मुझे, तो आप लोगों तो बताना
बताना मुझे कि सर यहाँ पर दिक्कत रह गई है। दिक्कत रहने वाली है ही नहीं है, आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे एग्जाम में बैठकर। इसीलिए जो मैंने स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ा दी यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं ये सारा बैकग्राउंड का स्टैटिक पोर्शन हो गया ना, तो मैं करंट नहीं पढ़ाता हूं, ओनली करंट और स्टैटिक भी आप लोग कवर कराता हूं। पॉलिटी कवर करा दी यहाँ पर आप लोगों की जीएसटी से रिलेटेड, पॉलिटी का चैप्टर भी मैंने अलग से कवर करा रखा है, पॉलिटी की जब आप लोग लेक्चर देखोगे जाकर, ठीक है। और एक और छोटी सी बात, जो बच्चे बैठकर एक एक दिन में देखिए, जो पॉलिटिकल लेक्चर देख रहे हैं ना, एक बच्चे ने बोला सर मैंने आज में 10 लेक्चर निपटा दिए। लेक्चर निपटाने नहीं है यार, उनको आराम से देखो, समझो, कोशिश करो कि 2 या 3 लेक्चर देख लो, चलो एक दिन में 10 लेक्चर निपटाने होगा खत्म करने वाली, तो खत्म नहीं करना आप लोगों को, उनको अच्छे से कवर करना है। हाँ, अगर आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं तो फिर एक दिन में 10 निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोगों का रिविजन हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हाँ एक तरीके से पहले टाइम में 10-10 लेक्चर कवर करें, आराम से समझ के चलो ना, समझ कर समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ कर जो ना समझ को ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे, ठीक है। तो ये वाली बात आप लोगों ने सुनी होगी, तो इसलिए समझ कर काम को करो, तभी जिंदगी जीने में मजा आएगा। ओके, अब जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वो आप लोगों से यहां पर डिस्कस करूंगा किसके बारे में, ये अभी जो मैंने आप लोगों से बात की थी सी सेक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स के बारे में, यानी कि अभी हमारी कंट्री में एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे प्रस्तुत किया गया, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अलग से आप लोग इसके बारे में यहां पर याद रख सकते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाएगा, तो उसके बारे में आप लोग समझिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ ले जाते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर निकल कर आया है, देश में पहली बार महिलाओं की संख्या यानी कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से ज्यादा है, यानी कि ज्यादा लड़कियां पैदा हुई है देश में एज कंपेयर टू लड़के। तो ये काफी एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, इतने लंबे समय बाद हमारे देश में कई सारे राज्य, तेलंगाना हो गया 1000 से ऊपर कूद गया, तमिलनाडु हो गया 1000 से ऊपर कूद गया, केरला 1000 से ऊपर कूद गया, तो बहुत सारे ऐसे राज्य जहां 1000 से ऊपर है। इवन उत्तर प्रदेश भी जो सबसे बड़ा राज्य है, इवन जो इंपॉर्टेंट बात करें राजस्थान भी आप लोग यहां पर देखते हैं, तो ये सारी वो बेल्ट है जहां पर सेक्स रेशियो जो पॉपुलेशन का 1000 से ऊपर पहुंच गया, तो ये वास्तव में ही काफी अच्छी बात बोल सकते हैं। पर लेकिन ये 3 राज्य आप लोगों को बताने कौन से यहां पर, ठीक है। चलिए, तो पंजाब लिखा हुआ है ये राज्य कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है दिक्कत रहती है लड़कियों को लेकर, इस राज्य का नाम आप लोग बताइए जो रेड जोन में है। और ये तो आप लोगों को पता ही है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया, तो ये आप लोगों को बताना है। बाकी आप लोग यहां पर ये बताइएगा आप लोग कौन से राज्य से आते हैं और यहां पर आप लोगों का राज्य कौन से जोन में है, रेड जोन में है, येलो में है या फिर ग्रीन में है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों से इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर आप बोलोगे ना वहां पर कि क्या काम करना चाहते हो, तो बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करना चाहते हैं, वुमेन इंपावरमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, तो तुरंत बोलेगा यहां पर कि बताइए सेक्स रेशियो क्या है आपके राज्य का, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए जिस भी एरिया से आते हैं। तो पहले तो इंपॉर्टेंट मुद्दा ये हो गया जिसको लेकर कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह जो क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो हमारी कंट्री में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये 2.2 के करीब हुआ करता था, अब ये घटकर 2 पर आ गया है। तो जो बोला ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन अब कंट्रोल में यहां पर आ रही है, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा। जो सबसे घटिया चीज मुझे देखने को मिली यहां पर इस पूरे जो भी यहां पर ये बेसिकली पूरा सर्वे कंडक्ट कराया गया, उसमें यह जब भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई महिला जाती है बेसिकली प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, तो 50% के करीब मोटे मोटे तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो यहां पर सी सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनके सर्जरी से बच्चा पैदा कराते हैं। जबकि गवर्नमेंट में देखने को मिलेगा 14% है ओनली, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओनली 14% जो है सर्जरी से कराते हैं। यानी कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जरूरत होती है तो ही सर्जरी यूज करते हैं, बाकी के सारे मैक्सिमम प्राइवेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यार समझ में आता है, 14-42, 14-28, 14-42, यानी कि देखने को मिलेगा आप लोगों को 3 गुना लगभग यहां पर, यानी कि यहां पर 3 गुना चांस हो जाते हैं प्राइवेट में कि वो सर्जरी ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल अगर कोई एक तरीके से डिलीवरी कर देगा उसमें क्या देखने को मिलेगा, 8 से 10 हजार रुपए मिलेंगे, सर्जरी करती 50-60 हजार रुपए का सीधा चपत लगेगी, ठीक है। तो यानी कि 5 गुना एकदम प्रॉफिट होता है उनका, और आसानी भी रहती है, एक तरीके से दिक्कत भी उनको देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे कई सारे केसेस आप लोगों ने आसपास भी देखे होंगे, तो ये दिक्कतें निकल कर आती है। तो एक तरीके से ये हाईली अननेचुरल है, खुद राइटर ये बोल रहे हैं कि अननेचुरल है और ये अनएथिकल भी है। यहां पर पैसे के चक्कर में आकर ऐसी हरकतें की जाती हैं कि वुमेन की हेल्थ को ध्यान में न रखते हुए एक तरीके से ये सारी हरकतें देखने को मिलती हैं। तो ये मॉनेटरी बेनिफिट के लिए यहां पर ये हरकतें देश के अंदर की जा रही है, ये खुद इस सर्वे के द्वारा बातें बोली गई है। तो है ना घटिया बात, सोचने वाली बात कि किस लेवल पर जाकर गिर जाता है इंसान पैसा कमाने के लिए। तो पैसा क्या करती है, क्या पैसे पे तुम मरती है, वो वाली बात हो गई यहां पर। तो रियलिटी में बहुत ही गंदी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग देखेगा।
एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मैं आप लोगों से यहां पर बेसिकली डिस्कस करना चाहूंगा, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये भी आप लोग याद रखिएगा। टोटल फर्टिलिटी रेट खासकर ऐसे राज्यों के बारे में बात अगर करें, जैसे उत्तर प्रदेश में भी क्या किया गया था, योगी जी के द्वारा अभी यहां पर चाइल्ड पॉलिसी लेकर आएगी, 2 बच्चे, बच्चे 2 ही अच्छे। तो इस तरीके से आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है और फीमेल का लिटरेसी रेट क्या है हमारे राज्यों के अंदर अगर बात करेंगे। तो ये भी कुछ डेटा मैंने आप लोगों के सामने रखा है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में लगे टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे कम है। रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, लिटरेसी रेट काफी अच्छा देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है। खासकर पढ़े लिखे लोग ज्यादा आप लोगों को वेस्ट बंगाल में नजर आएंगे, काफी ज्यादा एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। दिल्ली के अंदर अगर बात करेंगे तो 1.7 है और यहां पर 80 आप लोगों को एजुकेशन का लेवल देखने को मिलेगा। केरला के अंदर जाएंगे तो आप लोग देखते हैं यहां पर 91 एजुकेशन का लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर आप लोग यहां पर और राज्य की बात करेंगे तो नीचे जितने आप लोग आते चले जाओगे, आप लोग यहां पर देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर फर्टिलिटी रेट 3.1 पर, लेकिन एजुकेशन रेट यहां पर 59। बिहार के अंदर तो उत्तर प्रदेश जो बिहार है देश में, ये वो राज्य है, अगर नीचे आप लोग चले जाते हो ना, इनको कई बार बीमारू राज्य की कैटेगरी भी बोलते हैं। यानी किसी भी एरिया में आप लोग जाओ, इन राज्य में आप लोग को दिक्कत देखने को मिलेगी, तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा काम करना जरूरी है, तो इसीलिए ये बातें बोली जाती हैं। तो ये रेड जोन में आ चुके हैं। यहां पर इतनी ज्यादा फर्टिलिटी यहां पर है, एक तरीके से बच्चा पैदा करना है बस, चाहे उनको एजुकेशन मिले, चाहे उनको हेल्थ मिले, चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले, बस बच्चा होना चाहिए। तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। और इन्हीं राज्य में सबसे ज्यादा क्या रहता है कि बॉय, एक तरीके से बॉय बेबी होना चाहिए, यानी कि लड़का होना चाहिए, ठीक है। लड़की पर ज्यादा फोकस नहीं रहता है। ये वो राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इवन सबसे बुरी बात मुझे ये लगी यहां पर जब देखा, यहां पर गुजरात भी इसी कैटेगरी में आप लोगों को नजर आते हैं। यहां पर समझ रहे हैं आप लोग, जो कि एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा एज ए मॉडल प्रस्तुत किया गया था देश में, वहां पर भी ऐसी ऐसी चीज देखने को मिलती है जहां पर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये काफी एक गलत विचारधारा आप लोगों को यहां पर निकलकर सामने निकल कर आती है कि इस तरीके की चीजें जो सामने देखने को मिलती है। तो यहां पर भी आप लोग देखते हैं कौन से राज्य से आते हैं और आप लोगों का राज्य कौन सी कैटेगरी में है, ब्लू में है या फिर यहां पर येलो में है या फिर रेड में है। तो लो फर्टिलिटी, मीडियम फर्टिलिटी या हाई फर्टिलिटी, इसके बारे में भी आप लोग बताएगा। और ये सारे जो डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये सारे डेटा गवर्नमेंट के डेटा है, कहीं ना कहीं इनको आप लोग आंसर राइटिंग में अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के सामने मैं इसलिए रख रहा हूं ताकि आसानी से आप लोग इनको यूज कर पाए, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले। अभी यहां पर जो रीजन क्या है डिक्लाइन होने का फर्टिलिटी, तो वुमेन को यहां पर एम्पावर किया गया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर, ठीक है, क्योंकि वुमेन पढ़ रही है आज के में, समझ रही हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि शादी के ऊपर इंटरेस्ट काफी लोगों का कम होता जा रहा है, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस होता जा रहा है। यानी कि पढ़ाएंगे बच्चों को तो ही सही रहेगा, पता चला कल को क्या दिक्कत हो जा रही है, तो एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीजन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। शादी की एज भी काफी एक आगे बढ़ा जा रही है। बहुत सारे बच्चे तो आज के में ऐसी कैटेगरी में आ गई, शादी करना पसंद भी नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो लिविंग रिलेशनशिप में रहना पसंद कर रहे हैं, ये कोर्ट ने भी इसको अलाउ किया अभी। तो डिफरेंट तरीके की चीजें देखने को मिलेगी सोसाइटी में। तो एक ये फंडा यहां पर निकल कर आता है। दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन जो यूज किया जाता है, जैसे आज की डेट में देखिए, पहले 54% यूज किया जाता था, आज की डेट में यहां पर ये इसके इतने सारे एडवर्टीजमेंट बन चुके हैं। मैंने बोला था ना कि आज की डेट में अगर कोई पैड भी लेने जाता है, ठीक है, कोई ये गर्भ निरोधक गोलियां लेने जाता है, या फिर जैसे कि कॉन्डोम्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए ओलंपिक में, तो ये आज के डेट में नॉर्मल चीजें हो चुकी हैं, लोग बातें कर रहे हैं इनके बारे में। तो इसलिए यहां पर कॉन्ट्रासेप्शन जो पहले छुपा छुपा कर चीजें एक तरीके से दुकान से लेते थे, वो अब खत्म हो चुकी हैं। तो 67% के करीब आप लोगों को यहां पर ये चीजें देखने को मिलेगी जो बढ़ गई हैं, ठीक है। मैंने कल एक अंकल जी का उदाहरण दिया था, तो एक बच्चा बोल रहा है सर अंकल जी की इंसल्ट कर दी। यार इंसल्ट नहीं, एक्चुअली मैं स्टोर पे खड़ा था तो उनके द्वारा वो हरकतें की गई वहां पर, ठीक है। तो मैंने एकदम देखा, तो मैं हालांकि बोला नहीं, मैं खड़ा रहा दूरी, क्योंकि उसमें वो इतना गुस्सा थे कि वो दुकान वाले को बोल रहे तेरी दुकान बंद कर दूंगा, तुझे यहाँ से हटा दूंगा। तो मैंने कहा अंकल जी ऐसी क्या टेंशन हो गई यार, चलो कोई नहीं, उनकी पर्सनल चीज थी, वो जस्ट एक बात थी कि हाँ इन सब चीजों को इस तरीके से देखा जा रहा है सोसाइटी में आज की डेट में भी, वो मेरा मुद्दा था बताने का, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्स रेशियो एट बर्थ पे आप लोग देखते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है कि बर्थ पे सेक्स रेशियो क्या चल रहा है लास्ट 5 ईयर में। तो ये भी कुछ आप लोग यहां पर याद रखते हैं। तो ये कुछ पुराना डेटा है, अभी यहां पर बढ़ रही है चीजें कई सारे एरिया में, ठीक है। इसी के साथ में बात करते हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई बता, उत्तर प्रदेश में क्या क्या पॉलिसी लेकर आएगी, तो वो सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और कई सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि मेथड हो गई, कई सारे बताना, अभी कंपनसेशन दिया जा रहा है, स्टेरिलाइजेशन किया जा रहा है, वो सब चीजें भी यहां पर देखने को मिलती है। तो ये भी कई सारे मुद्दे हैं। कई सारे बच्चों में गैप दे दिया, एक बच्चा अभी हुआ है, दूसरा 4 साल 5 साल बाद कर लो, तो इससे एक बच्चे को अच्छे से पाल भी पाते हैं, उसकी एजुकेशन हेल्थ भी अच्छे से हो पाती है, उसके ऊपर ध्यान भी दिया जाता है अच्छे से। पता चला एक ही साथ 3-3 बच्चे हो गए, तो उनको कैसे क्या करोगे उनका, तो वो वाली चीजें हो जाती हैं। तो इन मुद्दों के ऊपर यहां पर बात की जा रही है। तो ये समझने वाले कई सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी रेट 6 था मैंने बताया था, अभी यहां पर 2.2 हो गया था और अभी ये घटकर 2 पर आ गया है। तो ये एक अच्छी है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो यहां पर घट रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहां पर देखते हैं।
और टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी वो रेट होता है जिसमें एक वुमेन जो होता है अपने पूरे लाइफ में खासकर जब बच्चा पैदा करने की एज होती है उसमें कितने बच्चे को पैदा करती है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो पॉपुलेशन जो एक्सप्लोरेशन की बात चल रही थी तो उस पर हम लोग हटेंगे और कहीं ना कहीं जच्चा और बच्चा दोनों के ऊपर ध्यान रख पाएंगे। तो सेक्शन सी वाला यार क्या हो गया, हदी हो गई है तो सेक्शन सी वाला जो मुद्दा है उसको अगर आप लोग बात करें तो वो छोड़ के बाकी कई सारे एरिया में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। आज की डेट में अगर बात करें जो सेक्स रेशियो से डेटा है वो भी आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर लेकिन कुछ जगह अभी जो मुद्दा है वो देखने को मिला कि कोविड-19 के चलते एक फेज तो इसका डेटा का पहले आ गया था, दूसरा फेज इसका आया कोविड-19 के बाद में। तो उसके चलते दिक्कत ये हो गई कि अभी कुछ डेटा कोविड-19 के टाइम पर आया तो हेल्थ के इंडिकेटर कई जगह काफी बेकार देखने को मिले क्योंकि सब कोविड-19 को टैकल करने में लगे हुए थे। तो वो मुद्दा यहां पर निकल गया। तो उसकी वजह से पूरा इशू था जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, पूरा आर्टिकल डिटेल में समझा। तो कल को कुछ भी क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने इससे रिलेटेड आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। पूरा इस तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि आंसर राइटिंग में भी आप लोग इनको यूज कर सकते हो आसानी से। ओके, बाकी जो कल मैंने आप लोगों को ये सारा बताया था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वो तो आप लोगों को पता ही है डिटेल में कि ये हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड फैमिली हेल्थ वेयर के द्वारा प्रस्तुत किया था। स्टार्ट यहां से किया गया था, ठीक है, 1992 से अगर बात करें इसके बारे में। इसी के साथ में अब तक कौन सा डेटा है यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को बताए थे, यहाँ पर ये आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पर। तो टोटल मिलाकर 5वां डेटा अभी यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर कई सारी चीजें इंक्लूड की जा रही हैं, ये सारी जनसंख्या और वो सब चीजें ये मैंने कल ही आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। एक बार कल का स्टार्टिंग का लेक्चर देख लेना अगर आप लोग कंफ्यूजन है इसमें। सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी थी। तो फिर से यहाँ पर बताऊंगा तो फिर से 20 मिनट लग जाएंगी, कोई मतलब नहीं उस चीज का। ओके, तो ये एक बार देख लेना कल का लेक्चर। स्टार्टिंग में थोड़ा सा एफर्ट डालिए यार, क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर वही चीजें फिर से रिपीट करने बैठूंगा तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएंगी। ठीक है, रिविजन कराता रहूंगा पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके चक्कर में कोई नई चीजें छोड़ दूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वो जरूरी है कि अब जो मैं लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे एमजी नरेगा के बारे में। ठीक है, एमजी नरेगा अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में किस लिए है, ये इसलिए न्यूज में यहां पर आ गया क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं। अभी 10,000 रुपए करोड़ एक्स्ट्रा क्यों दिए गए? क्योंकि कमी पड़ गई थी यहां पर। और कमी क्यों पड़ गई? वो इसलिए पड़ गई यार, बहुत सारे लोग जो थे ना वो बेरोजगार हो गए। अभी कई सारे लोग जो शहरों में काम करते थे किसी फैक्ट्री में, कोई कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में, वो घरों पे यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो वो सारे घर आए अपने कहीं ना कहीं गांव के अंदर आए, तो उनको अब यहाँ पर नरेगा के थ्रू काम मिला, तो उसके चलते बहुत सारे लोगों को एक्स्ट्रा काम देना यहाँ पर पड़ गया। तो उसकी वजह से पैसा जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा भी इनको देना पड़ गया। ये बोला गया था 25 नवंबर को अगर बात करें तो 9,888 करोड़ रुपए की कमी थी। तो गवर्नमेंट के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए दिए गए, तो अभी भी ये कंप्लीट पूर्ति नहीं कर पाएगा। एक स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई, उसका अप्रिशिएट किया गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये स्कीम स्टार्ट तो की गई थी 2020 में 3 महीने के लिए, अप्रैल मई जून, जब से बढ़ा बढ़ाकर इसको हम लोग लेकर आ गए 2022 तक का भी। अब ठीक है, 2022 तक का मार्च तक चलने वाली है। कंफ्यूज मत होना, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो चल रहा है, उसके पैरेलल में ये स्कीम है। ये एक तरीके से ऑल्टरनेटिव नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ऑल्टरनेटिव क्या होता है, या तो वो ले लो या फिर ये ले लो, नहीं वो तो चल ही रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो लोगों को खाने पर खर्च कम करना पड़ेगा। अब ये अच्छी बात है, यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड करा रही है, तो लगभग इसके चलते काफी एक अच्छा अप्रिशिएट करने वाला ये गवर्नमेंट का मूव आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जिसमें यहाँ पर 5 किलोग्राम एडिशनल खाना और यहां पर दालें भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो ये एक अप्रिशिएट करने लायक मूव है, खासकर कोविड-19 के टाइम पर। तो इसके चलते ये चीजें यहां पर देखने को मिली। और मैक्सिमम जो यहां पर अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो है यहां पर कई सारे ऐसे स्टेप उठा रही है, पर लेकिन राइटर एक जगह क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बजट में नॉर्मली पैसा मिलना चाहिए था 1,11,500 करोड़ के करीब, 1,11,500 करोड़। ठीक है, पर लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया यहाँ पर, गवर्नमेंट ने किया यहाँ पर ओनली 73,000 करोड़ रुपए दिए। तो उसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो स्टार्टिंग से ही पैसा अच्छा खासा यहाँ पर आना था, आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही लापरवाही बरती, तो वो गलत बात है। तो उसके बारे में यहाँ पर ये बातें बोली गई है। ठीक है, तो इसको स्टार्टिंग से ढंग से लेकर चलना था ताकि चीजें जो है वो इस दिक्कत में यहां पर अभी निकल कर ना आती। तो ये तो हो गई इसके बारे में बातें। तो उसको लेकर और जो बातें हैं ये कोविड-19 के रिलीफ के चलते यहां पर ये जरूरी हो गई हैं चीजें, तो सारी बातें बोली गई हैं। तो आप लोग चाहे तो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, डेली मैंने बोला था एक आर्टिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा। सी सेट में जो कॉम्प्रीहेंशन आता है, बैंकिंग की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वहां कॉम्प्रीहेंशन आता है, तो काफी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये वाला आर्टिकल आज आप लोग पढ़ लेना, तो इसको आप लोग देखोगे तो आप लोग अच्छे से लंबे समय तक चीजें याद भी रख पाओगे। ठीक है, आगे बात करता हूं यहां पर एमजी नरेगा को जो स्टार्ट किया गया था 2006 में स्टार्ट किया गया था, महात्मा गांधी नेशनल
रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाया गया था 2005 में, तो उसके चलते देखने को मिला। 100 दिन का व्यापार देने की बात की गई थी और राइट टू वर्क की बात की गई थी। एक लीगल राइट बना दिया कि इंसान का एक हक है, उसको एक यहां पर ये बेसिकली हक मिलेगा। 1/3 वुमेन है वहां पर बेनिफिशियरी, तो ये एक तरीके से वुमेन इंपावरमेंट का काम करते हैं। और मिनिमम वेज भी यहां पर रखी गई। मिनिमम वेज एक्ट था हमारी कंट्री में 1948 में, हालांकि अब तो वो चेंज कर दिया गया है, कोड ऑफ वेजेस हो गया 2019 में। ये डिमांड ड्रिवन ये एक अप्रोच है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैंने आप लोगों को बोला था जब प्रीलिम्स का पेपर चल रहा था कि अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं कि आप लोग को ये वीडियो चाहिए तो आप लोग मॉर्निंग में उठकर वीडियो देखना स्टार्ट करो। जब आप लोगों ने वीडियो मंगाई है तो फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और लेकर आऊंगा। तो डिमांड के ऊपर थी, वो डिमांड फुलफिल नहीं हुई, आप लोगों ने बेसिकली बोला ही नहीं उसको करने के लिए, तो कंप्लीट नहीं हो पाई। तो ये क्या रहता है चक्कर, मतलब ये तो वही बात हो गई कि सामने वाले को पानी की जरूरत नहीं है, पानी पिलाए जा रहे हैं, पानी बेकार करेगा। अगर उसको पानी पिलाया जाए जिसको जरूरत है तो वो सही रहता है। तो यानी कि प्यासे के पास में एक तरीके से कुआं नहीं जाता है, कुएं के पास में प्यासे को जाना पड़ता है, तो वो वाली बात है। तो यहां पर डिमांड जिसको जॉब की होगी उसको जॉब प्रोवाइड कराओ, और वो कहता है मुझे जॉब दो, 15 दिन के अंदर अंदर जॉब नहीं मिलेगी तो फिर उसको कॉम्पनसेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये ठीक है। तो इसके चलते ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम यहां पर निकल कर आई। तो रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही थी, आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कई सारे राज्य ऐसे देखने को मिले जहां पर ये दिक्कतें सामने निकल कर आई कि आज की डेट में वहां पर उनको पैसा ही नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पर उनका 100% पैसा जो है वो खर्च हो चुका था, खत्म हो चुका था यहां पर। तो उन्होंने बोला हमको पैसा चाहिए यहां पर। तो यहां पर आप लोग देखते हैं कि जो फंड है यहां पर यूज कर लिया गया है 100% से कुछ कम, यहां पर इतना यहां पर ये बता रखा है कितना कितना फंड यूज कर लिया गया है। तो कई सारे राज्य ऐसे हैं जो कि यहां पर कगार पर आकर खड़े थे कि उनको पैसा चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए यहां पर बोला गया कि आगे पैसा मिलना चाहिए। और रीजन यही था कोविड-19 के चलते यहां पर फंड की क्रंच आ गई। तो ये सारी बातें मैंने बताई। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, राइट टू वर्क के बारे में बात की जा रही है। तो पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और ग्राम पंचायत के लेवल पर। तो आर्टिकल 41 याद रखेगा, एक तो डीपीएसपी के तहत यहां पर स्टेट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू डिग्निटी के बारे में बात करता है। तो ये सारी बातें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ली जाएगी। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नौवां और 10वां। तो 7वां 8वां कहां गए, वो 7वां कहां गया, एक तरीके से 7वां था यहां पर अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, तो इसमें तो एक काम करेगा नहीं, ठीक है। तो बाकी के और बच गए। तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से 8 ऐसे हैं जो कि नरेगा के साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। तो ये पूरा आर्टिकल मैंने आप लोगों से यहां पर इसके बारे में डिस्कस किया, ओके। आइए अब आगे चलेंगे, हम लोग यहां पर जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे किसके बारे में, ये बात करेंगे हम लोग न्यूज एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले जो आर्टिकल यहां पर आ रही है यहां पर ये है ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन क्या है, यहां पर डब्ल्यूएचओ के द्वारा बोला गया अभी न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न आ गया आप लोगों के सामने निकलकर। जिनको लगता है कोविड-19 चला गया और टाटा बाय बाय खत्म, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई साहब। कोविड-19 कह रहा है कि मैं हूं ना, नहीं जाऊंगा ना, तो ये वाली बातें देखने को मिलेगी। तो कोविड-19 के बारे में भी बात करें तो फिर से पलटकर वार कर रहा है इंसानों के ऊपर, तो अगर सुधर जाओ, नहीं तो कोविड-19 कह रहा है मैं सुधार दूंगा। तो साउथ अफ्रीका के अंदर एक नई स्ट्रेन देखने को मिली जिसका नाम रखा गया ओमिक्रॉन। तो ये इस तरीके से डब्ल्यूएचओ यहां पर इनके नाम देता है, ठीक है। तो यहां पर जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न का ये बेसिकली कैटेगरी आ गया, तो ये होता क्या है इसको आप लोग पहले एक बार समझ लीजिए। देखिए आप लोगों से दो शब्द देखने को मिलेंगे, एक तो है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जिसका इंटरेस्ट है ट्रांसमिट काफी हाई स्केल पर हो रहा है, डिजीज काफी सीवियर हो गई है और इम्यून सिस्टम जो है उससे एस्केप हो रहा है, यानी कि आप लोग की इम्यूनिटी जो है वो खड़ी है द्वार पर कि आओ तुमको पटक पटक कर मारेंगे, पर इम्यूनिटी के सामने वो बोला कि अच्छा देखते हैं तुमको। उन्हें आप लोगों ने मुंह देखी होगी, इसमें हल्क रहता है, उसमें बोलता है पुन्नी गोड़, तो जिसे इसको बोलता है पकड़कर उसके टांग फटक पटक के मारता है। तो कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, तो वही बातें हैं। तो ये इसको पटक पटक कर इम्यूनिटी को मारेगा। तो यहां पर जो वेरिएंट ऑफ जो इंटरेस्ट है जब और सीवियर हो जाता है यहां पर, ठीक है, तो ये एक तरीके से एपिडेमियोलॉजी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एक तरीके से वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाता है। अभी तो इंटरेस्ट है, चलो देखते हैं क्या क्या कर रहा है। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिर कंसर्न में कैटेगरी में हो जाता है जब इसका और हाई डोज यहां पर मिलना स्टार्ट हो जाता है इसको, ठीक है। ये होता कैसे, देखिए म्यूटेशन होती है वायरस की। ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक इंसान के कई सारे बच्चे हो गए तो इसके भाई बहन अपने बनाते रहते हैं, यानी कि क्या करेंगे, पेरेंट स्ट्रेन हो गई, इसमें से एक वायरस निकला, फिर उसमें से न्यू स्ट्रेन निकल गई, तो अपना नेचर चेंज करते रहता है आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसके बेस पर चीजें चेंज होती रहती है, तो फिर आगे बढ़ती रहती है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। तो जैसे अल्फा बीटा गामा जीटा थीटा ये सारे थे, ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा नाम दिए गए थे सारे। अभी यहां पर एक और इसमें कंसर्न अभी ऐड आप लोगों का होने जा रहा है, तो ये इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। और कोविड-19 के बारे में अगर कोई इनके बारे में अपने देश में पूछे कौन कौन काम करता है, तो याद रखिएगा यहां पर इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम वो यहां पर काम करता है। इनके बारे में कौन सा कंसर्न है और कौन सा इंटरेस्ट है, तो डेल्टा वेल्टा ये सारी चीजें अभी देख रहे हैं, यूके में इनके द्वारा महामारी मचाई गई थी। इंपोर्टेंट एक किताब का नाम जरूर याद रखना, इनविजिबल एम्पायर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरस। तो यहां पर ये परने लाल के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार, क्योंकि किताब तो अपने आप ही इंपोर्टेंट हो गई, अब इतने ज्यादा कोरोना वायरस के केस आ गए, तो ये है, ठीक है।
इसी के साथ में कोरोना के बारे में और 2-3 न्यूज हैं, वो भी आगे डिस्कस करूंगा। एक स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहां पर दी गई कि डेमोक्रेसी जो है फैमिली बेस पर नहीं चलेगी, यानी कि अपोजिशन पार्टी के ऊपर कमेंट कसा गया है, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कल 26 जो यहां पर आप लोगों का बेसिकली नवंबर था, तो संविधान दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर। क्यों है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान का कुछ पार्ट हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया था। बचा हुआ पार्ट कब था? 26 जनवरी 1950 में हम लोगों ने फिर इंप्लीमेंट किया था। तो इसलिए संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये बताना है पहली बार संविधान दिवस हम लोगों ने कब सेलिब्रेट किया, ये क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर बताना है। तो जस्टिस जो है वो सबको मिलना चाहिए, तो ये मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं। आगे बात करें तो किसान जो है वो अभी बोल रहे हैं आगे क्या करना है, तो अभी मीटिंग बुलाएंगे, तो अभी किस तरीके से मुद्दों को आगे लेकर चल रहे हैं, तो उसके बारे में भी एक और आगे बातें चलेंगी। तो देखते हैं क्या मुद्दा निकल कर आता है। सीबीआई को यहां पर सैंक्शन मिल गया है बेसिकली प्रोसिक्यूट करने के लिए एक फॉर्मर हाईकोर्ट के जो जज थे, ठीक है, जिनका नाम था एसएन शुक्ला। तो क्योंकि इनके द्वारा यहां पर फेवरेटिज्म किया गया था अपने एक डिसीजन में, तो अब यहां पर इनके ऊपर जो रस्सा कसा जाएगा। कोई भी ऐसा इंसान हो उसके ऊपर रस्सा कसना भी चाहिए यार। फेवरेटिज्म का क्या मतलब रह गया यहां पर? मतलब आप लोग जज बैठे हैं, जज का मतलब होता है कि आप लोगों को ढंग से काम करना है। आगे बात करते हैं बिहार के अंदर HOOCH, तो ये स्ट्रेटजी मतलब ये जो प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, तो उसको टैकल करने की बात की जा रही है। तो कई सारे इफेक्टिव इंप्लीमेंट करने की बात यहां पर की जा रही है। तो याद रखेगा अल्कोहल जो होती है, नॉर्मल शराब, वो जो प्रॉपर वे में बनाई जाती है, ये गलत तरीके से बनाई गई जो शराब होती है उसको बोलते हैं HOOCH, ठीक है। तो ये ये आप लोगों ने ट्रेजेडी के बारे में कई बार सुना होगा। तो ये जो वर्ड निकाल कर लेकर आए गए यहाँ पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। ये हुच जो है यहाँ पर है बेसिकली, यहाँ पर है हुचिशिनो, ठीक है। तो ये इंडियन ऑफ अलास्का जो है बेसिकली वहां से इसको निकाला गया। तो पॉपुलर यहाँ पर इलीगल तरीके की जो दारू होती है उसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मल जो दारू है उसमें उल्टी सीधी हरकत है कि मिथाइल अल्कोहल 10 मिलीमम ब्लाइंडनेस कर सकता है, और थोड़ा सा और ज्यादा करोगे 30 तक पहुंच गया तो इंसानों को ले डूबेगा। तो ऐसे कई सारी हरकतें यहां पर देखने को मिली। तो ये हमारी कंट्री में एक में नहीं है, यहां पर ये कई जगह देखने को मिलेगी। तो यहां पर अगर बात करें अब अच्छे खासे राज्य है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मुंबई, बिहार, ये यहां पर आप लोगों को ये चीजें नजर आ जाएगी। कई सारे केसेस है, तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है। और ड्राई स्टेट में तो और ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये मुद्दा है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। दिल्ली की हवा जो है भाई साहब और ज्यादा खराब हो गई है, तो बाहर मत निकलिएगा, घर पर ही अपना व्यायाम कर लीजिएगा, अपनी एक्सरसाइज। ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर। बेसिकली अभी बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, ये है गारे बायरे, ठीक है। तो गारे बायरे जो कि यहाँ पर म्यूजियम एग्जीबिशन हुआ करता था कोलकाता के अंदर में, तो यहाँ पर गारे बायरे, तो ये अभी फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है। कॉम्बिनेशन था यहाँ पर जो इंग्लिश और जो बंगाली आर्टिस्ट हैं उनका यहाँ पर जो कल्चर है वो पार्ट दिखाया जाता था, अभी यहाँ पर इसको बंद किया जा रहा है। तो कोलैबोरेशन किसकी चलती है यहाँ पर इन सब चीजों के ऊपर, तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और इसी के साथ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो दोनों मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो गारे बायरे जो है इसको 28 नवंबर को, यानी कि कल जो है इसका समापन दिवस आप लोगों को देखने को मिलेगा। गारे बायरे जो है ये होम था यहाँ पर वर्ल्ड एक तरीके से नेम जो ड्राइव किया गया। तो यहाँ पर बोलते हैं गारे बायरे कहां से निकल कर आया, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो आइकॉनिक नोवेल है उससे निकालकर इसको लाया गया और इसको फेमिलराइज किया गया, इंस्पायर हुआ सत्यजीत रे की जो फिल्म थी उससे और आगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। आगे चलते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बेसिकली आगे लेकर चले प्रॉपर वे में अपनी पार्लियामेंट को, उसकी डिग्निटी बनाकर रखें। तो प्रेसिडेंट उसी के बारे में कह रहे हैं, बार बार सेशन का डिसरप्शन होना ये जनता के लिए काफी नुकसानदेह है। कांग्रेस जो है बेसिकली यहां पर बोल रही है कि गवर्नमेंट जो है वो संविधान को अंडरमाइन कर रही है, वो थ्रेटाइजेशन दिखा रही है। तो ये इनको गाली दे रहे हैं और ये इनको गाली दे रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो आप लोग इंटरटेन हो सकते हैं यहां पर दोनों की बातें सुन के, ठीक है। मुंबई टेरर ब्लास्ट केस, मुंबई में जो अटैक होता आप लोगों को पता है, बहुत ही बुरी दुर्घटना देखने को मिली थी, दुनिया भर के लोगों की जान गई थी। और वहां पर कई सारे जो यहाँ पर लोगों की जब जान गई तो एक दहशत का माहौल देश के अंदर हो गया था। तो उसके अभी यहाँ पर आप लोगों को पता है 26 तारीख से यहाँ पर ये 26 नवंबर से 29 तक ये हरकतें देखने को मिली थी देश के अंदर में। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से छोटा सा पूछूंगा, उस टाइम पर भी ये कई बार मैंने इसके बीच में कई बार इसके बारे में रिवीजन किया, जब यहाँ पर ये साल आता है। आप लोग को यहाँ पर ये बताना है, एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। कमेटी का नाम क्या था, जो कि यहां पर मुंबई टेरर अटैक को एनालिसिस करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर देश के अंदर बिहार के अंदर जो पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी देखने को मिल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नीति आयोग ने बोला है। सबसे पहले तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, हेल्थ में भी गरीब है, एजुकेशन में भी गरीब है और रहने के स्टैंडर्ड में भी गरीब है। तो 3 डायमेंशन में आप लोगों को ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी देखने को मिलेगी। हेल्थ के 2 इंडिकेटर हैं, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, यहां पर स्कूलिंग के कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, और यहां पर 5 आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है टोटल 5 के 6 हैं यहाँ पर, तो टोटल आप लोगों के 10 इंडिकेटर ये आप लोगों के सामने निकल कर आ रहे हैं।
इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर, आप लोगों से पूछा जाए कौन प्रस्तुत करता है, तो याद रखिएगा मल्टी डायमेंशनल जो ये इंडेक्स है यहाँ पर, ये हमारे देश के अंदर में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ये प्रस्तुत करता है नीति आयोग। पर लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पर पूछे तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर कोई और करता है। वो कौन है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI, ये करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर, जो इंटरनेशनल लेवल पर MPI ये प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कहां कहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर बिहार के अंदर ज्यादा है। ठीक है, फिर आप लोगों को झारखंड, उत्तर प्रदेश, MP यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, पुअरेस्ट स्टेट, और जो यहाँ पर लोवेस्ट जो है वो है केरला और गोवा के अंदर में। तो अगर जिंदगी देखनी है अच्छी कहां पर है तो वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, और बुरी कहां पर है तो वो भी। तो ये भी अपने अपने स्टेट के बारे में बात की जा रही है, तो आप लोग के स्टेट से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा अगर स्टेट पीसीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ओके, रसिया, चाइना और इंडिया मिलकर काम करें इंडो पैसिफिक के लिए, ये बात की जा रही है, पर लेकिन बन नहीं रही आपस में। और अभी जो बाइडेन ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें यहाँ पर बेसिकली डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, तो उसको लेकर यहाँ पर जो ताइवान वाला मुद्दा है वो उठाया जाएगा। तो इससे यहाँ पर मिर्च लग रही है बेसिकली बीजिंग यानी कि चाइना को। तो देखते हैं क्या मुद्दा निकलता है। पुतिन साहब हैं, वो बोल रहे हैं कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, हम 6 दिसंबर को आ रहे हैं आपके देश के अंदर। तो देखो अभी क्या होगा, 2+2 डायलॉग अभी देखने को मिलेगा जो इंपॉर्टेंट है। पहला 2+2 डायलॉग, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखेगा, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, सॉरी क्या बोल दिया, दोनों एक ही तो बात है, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर हमारे और वो रसिया के मिलकर काम करेंगे। तो हाईएस्ट लेवल की मीटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात करें, वैक्सीन हेजिटेंसी काफी बड़ा मुद्दा है। यूरोप के अंदर अभी क्या देखने को मिल रहा है, फ्रांस के द्वारा अभी यहां पर बेसिकली बोला गया है, देखिए ये वाला मुद्दा नहीं, एक मिनट कहां था वो, हाँ, यूरोपियन यूनियन ने भी सस्पेंड कर दिया साउथ अफ्रीका से फ्लाइट। जापान के अंदर भी कई सारी बातें की जा रही है यहां पर, अभी कंसर्न है कोविड-19 को लेकर भी, वो भी चीज देखने को मिलेगी। और नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया का जो कंसर्न है वो भी देखने को मिलेगा। कई सारे एरिया में भी यहां पर कोविड-19 के बारे में बात की जा रही है। हांगकांग में नया केस आ गया निकलकर, उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके चलते यहां पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो अभी यहां पर कई सारी जगह ऐसी है कि वैक्सीन को लेकर हेजिटेंसी है लोगों के अंदर, इनके वैक्सीन के नाम पर लोग फालतू की बातें ज्यादा करते हैं, दवाइयां नहीं लेते हैं। अभी बात की जाए कोविशील्ड जो दवाई लगा रहे हैं, तो नया जो डेल्टा है उसमें 63% ही फायदा पहुंचाएगी वो। तो ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो जिसका डोज बचा हुआ है वो अपना डोज कंप्लीट करा लो, मैं तो ये बोलूंगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, इससे पहले कि नई स्ट्रेन अभी देखने को मिले। इंडिया ये बोलेगी तिब्बत वाले रीजन में काफी दिक्कतें देखने को मिल रही है, यहां पर चाइना उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो वो चीजें, और फ्रांस और यूके के बीच में रस्साकसी चली रही है, तो वो वाली बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। सेंसेक्स जो है, जैसे नया स्टैंड की बात है, सेंसेक्स भी भाई साहब नीचे चला गया। अब आप लोग देख लो आप लोगों को क्या करना है, तो थोड़ा सुधर जाओ इन चीजों को लेकर। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहां पर इंद्रधनुष के बारे में बात की थी, तो ये आंसर इसका ए हो गया। ठीक है, बाकी मैंने डिटेल में लिख दिया है। तो यहां पर पहले जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, इसको यहां पर एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन की बात की, फिर नाम चल के इसका नाम चेंज किया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। ये कई सारी मिनिस्ट्री यहां पर आप लोग को देखने को मिल जाती है। शानदार आंसर दिए गए भगत सिंह के द्वारा, बहुत डिटेल में आंसर दिए गए हैं सारे, काफी अच्छे से। ठीक है, आप लोग देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष के बारे में भी डिटेल में बताया गया यहां पर। ठीक है, ई सल्वाडोर है वो कंट्री, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ई सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया। मैंने आप लोगों से बात की थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में डिटेल में बताया, सारी चीजें इतने डिटेल में लिखी है, मजा आ गया मेरा पढ़ के। ठीक है, तो आप लोग भी यहां पर देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग के हैं। आज की जो वोकैबुलरी है आप लोगों के सामने 5 शब्द हैं, इनमें सेंटेंस फॉर्म जरूर कीजिएगा। इनके सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे तो नई चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो 5 वोकैबुलरी है। बाकी ये आप लोगों को सुडुकू है, ये आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, और ये कल का सोल्यूशन है जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। तो कैसा रहा आज का ये लेक्चर जरूर बताएगा, और पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहां पर आप लोगों को पीडीएफ इसकी मिल जाएगी इकट्ठी। तो अगर लेक्चर पसंद आता है तो यार फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग लेक्चर को बता सकते हो लेक्चर कैसा लगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।